हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की जात में। दोस्तों हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके जो 8 चैप्टर है उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसका जो 9वां चैप्टर है उसका जो पहला पार्ट है उसे भी मैं पढ़ा चुका हूं और आज उसके सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, मतलब 9th चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला टॉपिक है वो है मुक्त व्यापार। दोस्तों मैं आपको व्यापार का अर्थ तो बता चुका हूँ, किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वस्तुओं के क्रय और विक्रय को ही व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके आगे आप मुक्त शब्द जुड़ गया। मुक्त मतलब आजाद, मतलब कोई बंधन ना होना इस पर, मतलब अब व्यापार का अर्थ आप समझ गए। तो व्यापार का मतलब अब जब व्यापार के आगे जब ये शब्द लग गया मुक्त, मतलब व्यापार में कोई भी बंधन न होना, किसी भी प्रकार की बाधाएं ना है। ठीक है, उसे ही मुक्त व्यापार कहते हैं। और दोस्तों ये मुक्त व्यापार का जो कॉन्टेक्स्ट है ये आया उदारीकरण से। ठीक है, उदारीकरण मतलब क्या होता है, मतलब व्यापार में छूट देना। व्यापार में छूट देना ही उदारीकरण है। भारत ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई? 1990 में। ठीक है दोस्तों, भारत में जो उदारीकरण की जो नीति है वो 1990 में अपनाई है। मतलब मुक्त व्यापार मतलब जो व्यक्ति है उन्हें मतलब अब किसी भी चीज की ज्यादातर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं हो गई। मतलब कुछ ही ऐसे मतलब जो उद्योग है उन पर रखे गए हैं कि जिन्हें लाइसेंस की जरूरत है। बाकी जो उद्योग है वो आप बिना लाइसेंस के शुरू कर सकते हो, सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, मतलब कि व्यापार में छूट देना ही उदारीकरण है। देखिए क्या कह रहे हैं, जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती हैं, जैसे सीमा शुल्क खत्म करना। ठीक है, जब मतलब दो देश जैसे व्यापार कर अंतरराष्ट्रीय व्यापारी को हम पढ़ रहे थे तो हम उसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जो दो देश के मध्य जो व्यापार हो रहा है, दो देशों के मध्य जो व्यापार हो रहा है उस पर सारी व्यापारिक बाधाएं हटा दी जानी, कि मतलब जितनी व्यापारिक बाधाएं उन्हें हटा दी। जैसे सीमा शुल्क, मतलब उन देशों का जो व्यापार हो रहा है उस पर सीमा शुल्क जो लगना था वो उसे हमने हटा दिया। ठीक है, इसे ही मुक्त व्यापार कहा जाता है, मतलब व्यापार में कोई भी रोक टोक ना होना। ठीक है, उसे ही मुक्त व्यापार कहते हैं। अब देखिए मुक्त व्यापार के लाभ क्या होते हैं और इसकी हानि क्या है। इसके दोनों दोस्तों फायदे हैं, इसके लाभ और हानि दोनों। तो सबसे पहले हम इसके लाभ को देखते हैं कि इसका लाभ क्या है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि आती है। दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है और ये बहुत ही बढ़िया फायदा है मुक्त व्यापार का, कि मतलब जो उत्पाद हैं, जो भी मतलब सामान है उन पर मतलब उनकी प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, मतलब आजकल जो बाजार है, मार्केट है, उन पर कई कंपनियां आ गई हैं, हर एक चीज की कंपनी अपनी। ठीक है, और वो हर एक प्रोडक्ट बना रही है। तो मतलब कौन सी कंपनी बेहतर प्रोडक्ट बना रही है वो इस पर डिपेंड करता है मुक्त व्यापार पे। ठीक है, और कौन सी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मतलब ज्यादा बिकता है। तो मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे प्रतिस्पर्धा होगी तो मतलब सारी कंपनी चाहेंगी ना कि मतलब लोग मेरे सामान को खरीदे, है कि नहीं? आप खुद ही सोचिए कि मतलब जो कंपनी है वो तो मतलब चाहेंगी कि लोग मेरे सामान को खरीदे, लेकिन जो अगर लोग है, व्यक्ति है, वो मतलब एक ही सामान को अगर खरीदता है तो वह कौन सी कंपनी का सामान खरीदता है ये भी तो डिसाइड करना है उसको। तो मतलब वो ऐसी कंपनी का सामान खरीदेगा जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और अगर जो कंपनी अपनी गुणवत्ता अच्छी देगी तो मतलब वो मतलब प्रतिस्पर्धा से निकल कर आएगी, मतलब वो गुणवत्ता में अच्छी होगी तो मतलब उसी को वो व्यक्ति खरीदेगा। ठीक है, तो इससे मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे वस्तु है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसके लाभ को देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दोस्तों हानि क्या है। ठीक है, इसकी हानि को देखते हैं। हम व्यापार लाभ को देख चुके हैं, इसकी जो सबसे जो बड़ी हानि है वो देखिए दोस्तों, विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पादों को उनके बाजार में अधिक मात्रा में भेज देते हैं। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा जो हानि है वो ये है कि जो भी विकासशील देश हैं, जैसे भारत जैसे देश हो गया, जैसे विकासशील देश है ये इनका भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, ये डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो मतलब जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों में अपना निवेश करते हैं, वहां पर अपनी फैक्ट्री का उत्पादन करते हैं, वहां पर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, जो FDI होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो मतलब उस देश में आकर इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, उस देश में फैक्ट्री लगाते हैं और उस देशों के रोजगार, उस देश के लोगों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन इससे
उस देश के जो अपने ही उद्योग धंधे हैं वो बंद होने लगते हैं। अगर कोई भी कंपनी बाहर से इंडिया में आती है, अगर वो निवेश करती है इंडिया में, अगर उसका जो प्रोडक्ट है वो मतलब अपने देश से बेहतर है, सपोज करिए उसका प्रोडक्ट अपने देश से बेहतर है और जो भारत देश के व्यक्ति हैं उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं, तो मतलब इससे जो भारत का विकास है वो तो रुक जाएगा ना। क्योंकि जब हम दूसरे मतलब विदेशों की कंपनी का सामान खरीदेंगे, विदेशों के सामान की कंपनी खरीदेंगे, तो मतलब जो हमारे घर का जो सामान है, जो हमारे देश की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो तो बंद हो जाएंगी ना। क्योंकि अगर जब लोग हमारे देश के सामान को ही नहीं खरीदेंगे तो लोग बनाएंगे क्यों? फैक्ट्री में उत्पादन ही क्यों होगा? फैक्ट्री में उत्पादन तो इसीलिए तब होता है ना जब लोगों की डिमांड होती है, और जो लोगों की डिमांड तो विदेशी सामानों पर है। तो मतलब इससे हमारे ही देश के उद्योग धंधे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। कि मतलब दूसरे देशों की जो वस्तु है उन्हें आप ना खरीदो, अपने ही देश की वस्तुओं का उपयोग करो, ठीक है। देखिए, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उनके अपने उद्योग बंद होने लगते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो WTO है उसको एक बार देख लेते हैं कि WTO व्यापार में कैसी भूमिका निभाता है। जो WTO है उसका जो पूरा नाम है वो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म नया याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आ सकती है। और इसका जो मतलब ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो है जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसको आप शॉर्ट में लेकर चलिए, WTO की नींव गेट की भी फुल फॉर्म दोस्तों आपको याद रखनी है, क्योंकि पहले गेट बना था, गेट का जो नाम है उसी को बदलकर ही WTO रखा गया। पहले जो है विश्व WTO की जगह गेट ने ले रखी थी, फिर ठीक है, फिर इसका नाम चेंज कर दिया 1995 में, इसका नाम रख दिया WTO। गेट की फुल फॉर्म देख लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आपसे इसकी भी पूछ सकता है गेट की फुल फॉर्म क्या है। और जो इसकी जो नींव है वो 1948 में पड़ी थी, इसको 1948 में बनाया गया था गेट को, ठीक है। और 1948 से 1995 तक ये गेट के रूप में ही चला, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। और इसको जो 1995 है, इस 1995 में इसका रूप परिवर्तन कर दिया गया और इसका जो नाम है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। इसकी भूमिका क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ये करता क्या है, क्यों है ये अस्तित्व में, इसे देखते हैं एक बार। क्योंकि मैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता, आपको बिल्कुल डीप स्टडी कराना चाहता हूं ताकि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सके, ठीक है। देखिए, WTO एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। मतलब जब दो देशों के बीच व्यापार में किसी भी तरह की अगर विवाद होता है, दो देशों के मध्य व्यापार में किसी भी तरह का विवाद होता है तो WTO उसको निपटाता है, ठीक है, उस विवाद को खत्म करवाता है, व्यापार को नियंत्रित करता है। WTO व्यापार को नियंत्रित करता है कि मतलब कोई भी जो देश है वो अपने देश की सीमा शुल्क ज्यादा ना बढ़ाए व्यापार में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, WTO की आलोचना भी होती है। मैं आपको पहले ही बताया दोस्तों कई बार कि किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसकी हानि भी होती है। अगर किसी चीज की कोई चीज सही है तो उसकी आलोचना भी होगी, और आलोचना होनी चाहिए दोस्तों। लोकतंत्र तो एक ऐसा देश है जहां पर हमें आलोचना की आजादी है, ठीक है। हम किसी भी चीज की आलोचना कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट में, ठीक है दोस्तों। देखते हैं वो बात की बात है, WTO की आलोचना क्यों होती है। आलोचना, WTO ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा तो दिया है। मुक्त भूमंडलीकरण मतलब वैश्विकरण। भूमंडलीकरण कोई नया वर्ड नहीं है दोस्तों, ये इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से मिला देना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। ये वैश्वीकरण है, आप ये मान के चलिए। WTO ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा तो दिया है, जिसके कारण धनी और गरीब देश और गरीब होता जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको ये पहले बताया कि मतलब इसने जो WTO है उसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। और वैश्वीकरण में क्या होता है कि बाहर की कंपनी अन्य देशों में जाती है तो मतलब उस देश पर अपना कब्जा ही कर लेती है। और कब्जा कैसे कर लिया मैंने ये आपको बता दिया है पहले, ठीक है। कि मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो मतलब उस कंपनी की अपनी पकड़ मजबूत हो जाएगी। अंग्रेज कैसे आए थे? अंग्रेज भी तो इसी बहाने से आए थे ना, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे अंग्रेज।
लेकिन उन्होंने जो भारत में इसकी कमी पाई तो मतलब उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया। ठीक है, देखिए विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए नहीं खोला है। दोस्तों ये मुझे सबसे बेकार पॉइंट लगता है और ये आपको सबसे याद रखने वाला पॉइंट भी है कि मतलब विकासशील देशों ने तो विकसित देशों के लिए अपने बाजारों को खुला छोड़ दिया है। विकासशील देशों के बाजार है वो विकसित देशों के लिए खुले हैं, लेकिन जो विकसित देशों के बाजार है वो विकासशील देशों के लिए नहीं खुले। मतलब जो विकासशील देशों की कंपनियां वो विकसित देशों में नहीं जा सकती। ठीक है, वहां पर निवेश नहीं कर सकती। विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकासशील देशों के लिए तो खोल दिया, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनके लिए विकसित देशों ने अपने बाजारों को नहीं खोला है। इस संगठन में कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का ही वर्चस्व है। दोस्तों ये इसकी जो है वो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है कि इस संगठन पर जो अमेरिका जैसे बड़े देश है उनका इस पर बहुत ही ज्यादा वर्चस्व है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पत्तन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। पत्तनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका यही बन गया हेडिंग में ही। ठीक है, देखते हैं इनको, ये क्या है। पोताश्रय तथा पत्तन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल और यात्री विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते हैं। दोस्तों आप पत्तन को समझिए कि पत्तन क्या होते हैं। व्यापार जब हम जल मार्ग के जरिए करते हैं तो मतलब जैसे जल मार्ग के किनारे कुछ हमें रहने को बनाना होगा। ठीक है, वहां पर हमें पत्तन बनाने होंगे, वहां पर बंदरगाह बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी देश से जैसे जल यात्रा में हम कोई भी सामान मंगाते हैं जल मार्ग से, तो मतलब जैसे जल मार्ग से सामान जैसे आ गया तो मतलब उस सामान को डायरेक्ट हम तो नहीं भेज सकते ना कहीं पर। पहले हमें उसको डिसाइड करना है कि उसकी जो कमी है वो कहाँ पर हो रही है। तो पहले उन जो सामान है उसको पत्तनों पर ही उतारा जाएगा। ठीक है, फिर वहां से अलग अलग जगहों में भेजा जाता है कि कहाँ पर कितने माल की जरूरत है। तो मतलब जो पत्तन है वो मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुख्य द्वार होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजा जाता है और दूसरे देशों से जो वस्तु है वो यहीं पर उतारी जाती है। ठीक है, पत्तन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने और भंडारण के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। जो पत्तन है वो मतलब जहाज में जो सामान को लादने और सामान को उतारने के लिए और उस सामान का भंडारण करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। जहाजों के रख रखाव की व्यवस्था को प्रदान करते हैं। ठीक है, जहाज है उनकी रख रखाव की व्यवस्था भी करते हैं ये पत्तन। ठीक है, अभी ये पत्तनों के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार। दोस्तों ज्यादा नहीं है, एक ही पेज और है। ये पत्तन कितने प्रकार के होते हैं इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला औद्योगिक पत्तन, ये एक नंबर में आपसे पूछता है औद्योगिक पत्तन किसे कहते हैं, या वाणिज्यिक पत्तन किसे कहते हैं, ये विस्तृत पत्तन किसे कहते हैं, या आंत्रपो पत्तन किसे कहते हैं। ये एक नंबर में आप याद रखिएगा। ये आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है आपको। तो ये औद्योगिक पत्तन क्या है। ये पत्तन विशेष रूप से थोक नौभार के लिए होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन आदि। ये मतलब उद्योगों से सामान है ये उनको ज्यादातर व्यापार करते हैं। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में। जो वाणिज्यिक पत्तन है, वाणिज्यिक पत्तन मतलब सामान का तो नौभार करते हैं, मतलब सामान को एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, लेकिन सामान के साथ साथ ये यातायात की सुविधा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये पत्तन सामान्य नौभार है। ये पत्तन सामान्य नौभार संवेष्टित उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पत्तन यात्री यातायात को भी सुविधा प्रदान करते हैं, मतलब सामान के साथ साथ यातायात की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं वाणिज्यिक पत्तन। ठीक है, अब जो तीसरा प्रकार है वो विस्तृत पत्तन। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये तीनों पत्तन को याद रखिए क्योंकि ये 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये क्या होता है इन्हें देखते हैं। ये पत्तन बड़ी मात्रा में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। विश्व के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकरण किए गए हैं। कि मतलब ये जो विस्तृत पत्तन है इसमें एक जो थोक माल है वो मतलब भेजा जाता है कहीं भी या अन्य देशों से मंगाया जाता है। ठीक है, और जो ज्यादातर पत्तन है वो देश में वो यही है, विस्तृत पत्तन ही होते हैं हर एक देश में ज्यादातर। दोस्तों ज्यादा टॉपिक नहीं है, बस ये लास्ट पेज है, इसके बाद अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। दोस्तों देखिए मार्ग पत्तन क्या होता है इन्हें देख लीजिए आप। समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। यहाँ पर जहाज ईंधन, जल एवं भोजन के लिए लंगर डालते हैं। जो समुद्री मार्ग है, समुद्र मार्ग पर जो मतलब व्यक्ति थक जाता है या फिर बीच में जो रोकते हैं तो मतलब वहां पर विश्राम केंद्र बना दिए जाते हैं। ठीक है,
जहाँ पर जो है वो जहाज अपना ईंधन भर सके, जल एवं भोजन की सुविधा प्रदान करते हैं, ये जो मार्ग पत्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो व्यक्ति है वो रुककर भोजन कर सकते हैं, ये अभी जो समुद्र के लिए जो भी ईंधन की जरूरत है ये ईंधन को पूरा करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो होनोलुलु और सिंगापुर है। ठीक है, आंत्रपोपत्तन को देखते हैं, ये क्या है। इन पत्तनों पर विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। ध्यान से पढ़िए, इन पत्तनों पर विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं, वह एकत्र की जाती है और यहाँ से वस्तुएं अन्य देशों में भेजी जाती है। कि मतलब अपने देश से इकट्ठी वस्तुएं कर लेने, जैसे आंत्रपोपत्तन है, अपने अलग अलग राज्यों से वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया आंत्रपोपत्तन में। ठीक है, अभी यहाँ से अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। पहले तो हमने अपने सामान को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो है आंत्रपोपत्तन से अन्य देशों में वो मतलब वस्तुएं भेज जाएंगी अलग अलग जगह में। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा समाप्त होता है, 9वां चैप्टर। दोस्तों हम इसके बहुत करीब पहुंच गए हैं, हमारी पहले बुक कंप्लीट होने वाली है। इसका जो लास्ट चैप्टर बचा है वो है मानव बस्ती। इसे भी मैं बहुत ही जल्द या फिर कल ही इसे भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसके साथ साथ हम पहली बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं अपने टारगेट है जो मेरा 20 जून तक है उसके मैं बहुत ज़्यादा करीब आ गया हूँ। तो दोस्तों इसमें आप हमारा साथ दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।